Hello friends, I am Sunana. Welcome you all in my YouTube channel. So this is chapter number 15, Plant Growth and Development. And this is unit 4th, part 5th. Okay, this is part 5th. तो इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्लांट कैसे ग्रोथ करते हैं और कैसे उनका डेवलपमेंट होता है. तो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है. इरिवर्सिबल भी या परमानेंट क्यों? बिकॉज प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ कंटिन्यूसली होती है. मतलब जब तक कि प्लांट्स अलाइव है, ग्रीन है, तब तक उनमें ग्रोथ है जो कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक कि प्लांट डेड नहीं हो जाता. बट इन एनिमल्स एंड humans this is different process because at a specific time तक ही growth होती है plants और animals में. Sorry, animals and humans में. But in plants it is totally different that ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. हो मतलब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, इरिवर्सिबल जो वापस रिवर्स नहीं हो सकता और जो ये परमानेंटली थ्रू आउट योर लाइफ कंटिन्यूसली रहता है. मतलब पूरी लाइफ मतलब जो प्लांट अलाइव रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस. ओके. इंक्रीज इन साइज. अब कैसे ग्रोथ होती है भाई? साइज में जब प्लांट छोटा सा होता है, एक बीज लगाते हैं सीड्स की, थ्रू प्लांट्स ग्रो करता है, धीरे 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 साइज में इंक्रीज होता है, ऑर्गन में इंक्रीज होता है. ठीक है. फिर उसके बाद जैसे जैसे प्लांट्स आप देखते हो सीजनली जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो झड़ जाती है. फिर उसके बाद वापस रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है. मतलब जैसे ही वो सीजन बैक आता है, स्प्रिंग वगैरह वापस आती है, तो वापस ग्रीन लीव्स वगैरह प्लांट्स पे आ जाती है. तो ये क्या हो रही है? प्लांट्स की ग्रोथ ही तो हो रही है उनकी थ्रू आउट द लाइफ. जब तक प्लांट जड़ से नहीं उखाड़ देते, जब तक प्लांट्स को उखाड़ के अलग नहीं कर देते, तो उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है. ओके. ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस. किससे ग्रोथ का अकम्पनीड होता है? किसके साथ ये कंप्लीट कंबाइन होके वर्क करती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस. जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ग्रेट ग्रोथ के साथ अकम्पनीड होते हैं. ठीक है. कौन से होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस? होते हैं एक एनाबॉलिक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है. ठीक है. एनाबॉलिक में वाटर वगैरह और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. कैटाबॉलिक जिसमें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है. दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. एनर्जी कब बनती है? जब फोटोसिंथेसिस से प्रोवाइड कराई जाती है. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है उसमें एक्सपेंस मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में मिक्स्ड होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ क्या करती है? ग्रोथ बनाती है. सिंपली ये होता है कि जब ग्रोथ होती है प्लांट में तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर करता है, यानी एनाबॉलिक CO2 और A2 O2 वाली जो फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस. और उसमें ये बनती कैसे है? फोटोसिंथेसिस से जब एनर्जी बनती है, जो हम ऑलरेडी अपने 14 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है. अब फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होने के बाद जो एनर्जी यूटिलाइज होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो किस प्रोसेस से मिलकर होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस से. फॉर एग्जांपल जैसे लीव्स की ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ लीव्स. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट ग्रोथ जनरली इज इंटरटर्मिनेट. जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इंटरटर्मिनेट होती है. इंटरटर्मिनेट क्या है देखते हैं. प्लांट ग्रोथ इज यूनिक. यूनिक है बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ. जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिक क्यों है ये फीचर? बिकॉज जो प्लांट होता है उनकी लाइफ तक थ्रू आउट देयर लाइफ ये प्रोसेस चलता रहता है ग्रोथ का. ठीक है. द एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम. ये एबिलिटी किसकी वजह से है? मेरिस्टेम्स की प्रेजेंट होती है प्लांट्स में. ठीक है. सर्टेन लोकेशन, उनकी जो बॉडीज में कुछ लोकेशन में मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये एबिलिटी मतलब यूनिक फीचर है प्लांट का कि थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रोथ करते रहते हैं. दिस सेल ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड सेल्फ रिप्लिकेट. जो मेरिस्टेम होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं इसमें कैपेबिलिटी होती है जिससे वो डिवाइड होते हैं सेल्फ रिप्लिकेट. अपने आप ही जो सेल वर्न आउट हो जाते हैं, जो सेल्स प्लांट्स के अंदर खराब हो जाते हैं, वो वापस से सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं, सही होते हैं इस प्रोसेस के दौरान मेरिस्टेम्स के थ्रू. अब सेल्स की जो ग्रोथ होती है वापस कंटिन्यूसली होती रहती है. ओके. जो प्राइमरी, दो टाइप की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी. जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस. इलोंगेशन प्लांट्स की जितनी भी लेंथ है, लंबाई कितनी, वो सब प्राइमरी ग्रोथ में आता है. नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ मेरिस्टेम दैट कॉज द इंक्रीज इन गिर्थ. जिसमें गिर्थ में इंक्रीज हो, प्लांट्स की लंबाई चौड़ाई में इंक्रीज हो ऑफ द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स की गिर्थ में इंक्रीज हो. दे आर एक्टिव. उन्हें कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि फास्ट प्रोसेस है. एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ. ये कैसी है भाई? सेकेंडरी जो एक्टिव प्रोसेस है. और ये कैसा है? पैसिव प्रोसेस जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ है. तो दिस इज अबाउट द प्लांट ग्रोथ. कैसी होती है? इंटरटर्मिनेट होती है. तो प्रोसेस पर डिपेंड होती है सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोसेस. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ग्रोथ इज मेजरेबल। जो प्लांट में ग्रोथ होती है मेजरेबल होती है। कैसे? जो ग्रोथ है कैसे सेलुलर लेवल पे होती है। कौन से एट ग्रोथ जब सेलुलर लेवल पे होती है, सेल्स लेवल पे होती है, इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज इन द अमाउंट। तो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो जो ग्रोथ होती है देयरफॉर मेजर्ड, कैसे मेजर्ड होती है, वाई वैरायटी ऑफ पैरामीटर। जैसे कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं प्लांट में ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट मतलब कि जो उनका जैसे लीव्स होंगी वो ग्रीन होंगी, उनकी वेट में इंक्रीज होना। ड्राई वेट जो लीव्स सूख जाएंगी उसमें इंक्रीज होना। लेंथ में उनका इंक्रीज होना, लंबाई, एरिया कितने एरिया में फैली वो उसमें इंक्रीमेंट। वॉल्यूम और सेल नंबर, जब इन सब में इंक्रीज होता है तो हमें पता चल रहा है ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हो रही है प्लांट में। तो ये मेजरेबल फीचर से कैसे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल मेज रूट। अब हम किसमें कितने सेल्स एक टाइम पे ग्रोथ करते हैं वो देखते हैं। मेज रूट, सिंगल मेज रूट, जो मेज के रूट होते हैं वो क्या है, एपिकल मेरिस्टम। वो गिव राइज टू, एक बार में 17,500 से भी ज्यादा सेल्स को राइज दे सकते हैं। मतलब 17 एक घंटे में, कितने में, पर आवर। एक घंटे में कितने सेल्स फॉर्म होते हैं मेज मेज एपिकल मेरिस्टम के, 17,500 न्यू सेल्स पर आवर नॉट पर डे, इज पर आवर, यानी एक घंटे में। Whereas वाटरमेलन में कैसे इंक्रीज होते हैं साइज में, बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। कितना, 3,50,000 टाइम्स। किसमें, हमारे वाटरमेलन में। ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर। ग्रोथ कैसे एक्सप्रेस होती है, सेल नंबर में जब इंक्रीमेंट होता है। द लेटर, लेटर क्या पता चला, ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। सेल का साइज भी इंक्रीज होता है और सेल्स के नंबर में भी इंक्रीज होता है। तो क्या होता है, ग्रोथ होती है। दो एग्जांपल दिए थे मेज और वाटरमेलन का। मेज में पर आवर 17,500 न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं और वाटरमेलन में कैसे इंक्रीज होता है, बाय साइज 3,50,000 टाइम्स। ग्रोथ कैसे एक्सप्रेस करी जाती है, सेल नंबर से और सेल साइज से। फेजेस ऑफ ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुराइजेशन। इनको ही हम पढ़ेंगे कैसे फेज होते हैं और कैसी ग्रोथ होती है इसमें। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक वाले का। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, जब सेल्स कंस्टेंटली डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, बोथ एट द कौन से रूट एपेक्स से भी, रूट से भी और शूट एपेक्स से भी, लीफ वाले भी। जब रूट्स लीव्स के सेल्स डिवाइड होते हैं कंस्टेंटली तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक फेज है किसका, ग्रोथ का। जब रूट के और शूट के सेल डिवाइड होते हैं कंस्टेंटली तो कौन सा फेज होता है, सबसे पहला फेज मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। जो इस रीजन में सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है, ठीक है। पॉजेज लार्ज कॉन्सिक्वेंस न्यूक्लियाई, और क्या, लार्ज कॉन्सिक्वेंस न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है। देयर सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल होती है, सेल्स की जो वॉल्स होती है वो प्राइमरी होती है किसमें, इन नेचर में। कैसी होती है, प्राइमरी होती है, पतली होती है यानी थिन होती है, और सेलुलोसिक with abundant plasmodesmatal connections। cellulosic क्यों, बिकॉज इसमें प्लाज्मोडेमास्टल कनेक्शंस abundant सप्लाई में, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मोडेमास्टल कनेक्शन होता है। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, जो कि क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज। अब हम और दो फेज देखेंगे, इलोंगेशन और मैचुरेशन। ओके, now the second phase of growth is elongation। elongation क्या है, the cell proximal just next away from the tip, टिप से अवे। किस किस टिप किस, जो मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल और शूट वाला जो एरिया होता है वो कौन सा हमारी ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक वहां पर होती है। अवे फ्रॉम द टिप हमारा क्या कहलाता है, इलोंगेशन, यानी मेरिस्टेमेटिक से थोड़ा अवे, टिप से अवे यानी इनिशियल वाला जो स्टेज है प्लांट का वो हमारी कहाँ, इलोंगेशन कहलाती है। More proximal to the phase of elongation lies portion of axis which undergoing the phase of maturation। जो proximal होता है हमारा elongation और maturation का बीच का phase होता है, ठीक है। तो हमारा वो क्या, कौन सी वो phase है हमारी, proximal phase। ग्रोथ रेट, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ में इंक्रीज होता रहता है पर यूनिट टाइम इंटरवल से, जैसे सीजन्स वाइज, और मतलब जैसे कोई अगर सेल रप्चर्ड हो गया, डैमेज हो गया प्लांट के अंदर तो उसे कैसे ग्रोथ, मतलब वो उसकी जगह न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होना, वो सब हमारे ग्रोथ रेट्स में आते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट जब इंक्रीज होता है पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। जो ग्रेट होता है इसमें क्या इंक्रीज होता है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल दोनों ही ग्रोथ इंक्रीज होती है। अर्थमेटिक ग्रोथ कौन सी होती है, जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, दो डिवीजन सेल्स होते हैं, माइटोटिक और माइटोसिस। तो माइटोटिक सेल डिवीजन किसमें, अर्थमेटिक में होता है, ओनली वन। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक डॉटर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है बाय द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर।
जितनी भी डॉटर सेल्स होती है उनमें से सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइडेड होती है और बाकी की जो होती है वो डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, और सिर्फ एक होती है जो डिवाइड होती है फर्दर। नेक्स्ट, इन मोस्ट सिस्टम, बहुत सिस्टम्स में क्या होता है, जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। इनिशियल जो शुरू वाले स्टेज की ग्रोथ होती है बहुत धीरे धीरे होती है, रूट्स से प्लांट्स तक फॉर्म, सॉरी सीड से जो प्लांट्स तक और रूट्स तक की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। उसको उसको क्या बोलते हैं, लैग फेज। इनिशियल में जब ग्रोथ स्लो होती है तो इस फेज को क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं, ठीक है, लॉग फेज, सॉरी, व्हाट वी कॉल लॉग फेज। एंड इट इंक्रीजेज, और धीरे धीरे वो रैपिडली इंक्रीज कर जाती है आफ्टर एन एक्सपोनेंशियल रेट। उसे क्या बोलते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल। ये तो लैग ही है हमारा, जब इंक्रीज इनिशियली इंक्रीज होती है तो लैग फेज, और जैसे जैसे वो रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, जब प्लांट्स फॉर्म हो जाता है तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा फास्टली इंक्रीज करती है, तो उस फेज को लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। हेयर जो दोनों ही फेज है, इसमें क्या होता है, द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन होता है, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होती है, रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू। इसमें जो सेल्स होते हैं उसमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, मतलब एक से ज्यादा में कन्वर्ट होने की और कंटिन्यूसली ग्रोथ करने की। ओके, हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट, इसमें जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है लिमिटेड अमाउंट में होती है, तो जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जिससे कौन सा इफेक्ट होता है, स्टेशनरी इफेक्ट। अगर लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स की इस फेज के दौरान जब क्या बोलते हैं, इन लैग फेज से लॉग फेज में ग्रोथ हो, तो उस दौरान अगर मुझे न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है वो स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से कौन सा फेज हो जाता है हमारा, स्टेशनरी फेज, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ रेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो देखते हैं। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज, जो प्लांट का सेल होता है वो साइज में बड़ा होता है बाय सेल एनलार्जमेंट। जब सेल एनलार्ज होता है उसकी वजह से जितने वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं फ्रॉम द, जब वो सीड से प्लांट बनता है तो जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ होती है। जब सेल्स की ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स की जो एक्सटर्नली फीचर्स है वो भी ग्रो करते हैं, जैसे कि लीव्स और प्लांट्स की लंबाई, लेंथ, एरिया, ये सब कुछ, ठीक है। विच इन टर्न्स रिक्वायर, अब जब ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए, H2O चाहिए, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, यानी जो पानी मिलता है सेल्स को, उसमें जो सेल्स होते हैं उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ग्रोथ बोलते हैं। दस जो प्लांट ग्रोथ होती है फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू, किससे लिंक्ड है, H2 है, पानी से लिंक्ड है, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। जो H2 है ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम, जो पानी है वो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं करा रहा है, मीडियम भी प्रोवाइड करा रहा है वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को। जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है वो पानी ही मीडियम उन्हें प्रोवाइड करवाता है। पानी के अंदर पानी के थ्रू ही जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है प्लांट्स के अंदर वो होती है फॉर देयर ग्रोथ। अब बात आती है O2। O2 क्या करता है, हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, जो एनर्जी बनती है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान उस एनर्जी को रिलीज करता है। कौन, O2, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसमें मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 में कंप्लीट कर लिया, कौन से मैक्रो, कौन से माइक्रो, कौन से कम अमाउंट में चाहिए, कौन से लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है। ये होते हैं, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए, किसके लिए, फॉर सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तभी तो प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस होगा, जब प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस होगा तो कैसे एक्ट करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म को। प्लांट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको, सब में क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बेस्ट सिचुएटेड फॉर इट्स ग्रोथ। टेम्परेचर्स की भी नीड होती है, मतलब टेम्परेचर कैसा है, सुटेबल है यानी प्लांट के अकॉर्डिंग ग्रोथ, तो वो भी हमारा एक फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ में जो हेल्प करता है। इन्वायरमेंटल सिग्नल्स जो नेचर द्वारा, जैसे कि लाइट, सनलाइट, ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेजेस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ये भी क्या करते हैं, ग्रोथ के स्टेजेस और फेजेस को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ कंडीशंस की, ग्रोथ में क्या क्या कंडीशंस होते हैं जैसे बेस्ट ग्रोथ होती है प्लांट्स की। ओके, नाउ our next topic is differentiation, de-differentiation and redifferentiation। ये तीनों टर्म्स क्या है, ठीक है, और कैसे प्लांट में वर्क करती है वो देखेंगे हम। द सेल, जो सेल होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, फ्रॉम रूट, एपिकल एंड शूट। एपिकल ही पहले ही पढ़ा था, ही मेरिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट होता है। कैम्बियम
कैम्बियम मतलब जो प्लांट्स की बाग, कैम्बियम जो होता है, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसमें जो कैम्बियम होता है वहाँ पाया जाता है प्लांट्स में। तो जो कैम्बियम होता है वो डिफरेंशिएट होता है क्या करने के लिए, टू मैच्योर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिससे बड़ा मैच्योर हो सके प्लांट्स का जो सेल और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सके। जो एक्ट है इसे क्या बोलते हैं, मैच्योराइजेशन। इसे टर्म एज डिफरेंशिएशन, क्या बोला मैच्योराइजेशन की, इस एक्ट को डिफरेंशिएशन बोला। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है, जो सेल्स होते हैं अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, थोड़े से लेकर ज्यादा से ज्यादा जितने स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो होते हैं इस स्टेप में, डिफरेंशिएशन में। बोथ इन द सेल वॉल्स और प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और सेल्स दोनों में ही जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं, किसमें, डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, वो सेल्स जो बहुत ज़्यादा ओल्डर हो गए हैं और उनकी जो कैपेसिटी है डिवाइड होने की वो खो चुकी है, मतलब खत्म हो गई है। तो क्या होता है, सेल रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, तो जो वो सेल्स है वो वापस से अपनी कैपेसिटी डिवीजन की कैसे रिगेन करते हैं इस कंडीशन में देखेंगे। कौन सी कंडीशंस में, रीडिफरेंशिएशन में, कि कैसे सेल अपनी वापस से जो उनकी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की वो वापस से कैसे रीगेन होती है, वो कौन से प्रोसेस है हमारा, डी डिफरेंशिएशन। दिस फिनोमेना इज टर्म्स एज, क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स, मतलब कि अब पूरी तरीके से सेल की डिफरेंशिएशन ग्रोथ है वो बंद हो गई, बिकॉज जो सेल है वो ओल्डर हो गया है। तो उस कंडीशन में जो सेल्स होगी वो अपनी ग्रोथ जो अपना फंक्शन है वो कैसे वापस से कर सकते हैं, किस प्रोसेस में, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में। इसमें जो पैरेन्काइमा सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो वापस से होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिफरेंशिएशन, ये क्या है, सच मेरिस्टम्स टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड, इसमें जो टिश्यूज और मेरिस्टम होते हैं डिवाइड तो होते हैं बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मैच्योर होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, सारे नहीं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और इन्हें क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएटेड, मतलब वापस से एक बार इनके जो पूरा फंक्शन हमने परफॉर्म कर चुका, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, पूरा जितने भी स्पेसिफिक फंक्शंस हमने देख लिया कि डिफरेंशिएशन वाले स्टेज में हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ फंक्शन तो यहाँ नहीं हो पाते, लेफ्ट हो रह जाते हैं, तो वो कौन सी वाले स्टेज में या फेज में हो जाते हैं, रीडिफरेंशिएशन वाले फेज में, क्लियर। जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू का ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन, की सेल की लोकेशन कहाँ है प्लांट्स के अंदर, उस पर भी ये इस जो फाइनल इसका स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है। दिस इज अबाउट द थ्री टर्म्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट इज अ टर्म, ये एक ऐसी टर्म है जो इंक्लूड करती है ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, जो प्लांट्स है वो अपने फुल लाइफ साइकिल में कितने चेंजेस हुए हैं उसमें वो सारा किस में आता है, डेवलपमेंट एक टर्म बना दी है। फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सीजन, जर्मिनेशन से लेकर के प्लांट्स के सीड के बोने तक, बोने से लेकर के उनके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देने तक के टाइम पे, लीव्स आने तक सीजन, यानी कि जर्मिनेशन इनिशियल्स टू एक्सटर्न फाइनल पार्ट्स तक के पूरे टर्म को क्या बोलता है, डेवलपमेंट। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे, प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं टू रिस्पॉन्स द इन्वायरमेंट फेज ऑफ लाइफ, अपने लाइफ को फेस, जो जितने भी उनके फेजेस होते हैं, रूट्स, जो स्टेम्स, लीव्स, ये सब डेवलपमेंट फेजेस होते हैं, वो कैसे डिफरेंट पाथवेज के थ्रू क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। द एबिलिटी, और इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन सबको क्या, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, प्लास्टिसिटी का एग्जांपल जैसे कि हेट्रोफाइली, हेट्रोफाइलाई जैसे कॉटन में, कोरिएंडर यानी धनिया वाले प्लांट्स में, लैक्स पर, इन सच प्लांट्स, इन तीन प्लांट्स में के एग्जांपल दे। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, जुबिलाइन प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट, जुबिलाइन फेज मतलब कि जो जुबिलाइन प्लांट जो होता है वो फेज होता है प्लांट का जब वो स्मॉल होते हैं यानी बेबी प्लांट्स, तो उस फेज से लेकर जो उनका मैच्योर फेज आता है, यानी कि जब वो पूरे ग्रो हो जाते हैं, मैच्योरली डिवाइड हो जाते हैं, तो जो उनकी लीव्स में चेंज होता है, लीव्स की शेप में चेंज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोफाइली। बोथ ग्रोथ और डी डिफरेंशिएशन, ग्रोथ वही नॉर्मल ग्रोथ, डी डिफरेंशिएशन है टॉपिक में बताया था, हमने तीन टॉपिक पढ़े थे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब सेल्स पुराने हो जाते हैं तो जो उनका वापस से रिप्लेसमेंट होता है वहाँ डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। जो ग्रोथ और डी डिफरेंशिएशन है
इस किसके कंट्रोल में होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कंट्रोल में होता है। इनर वाले फैक्टर्स और इनर वाले वही प्लांट्स वाटर ऑक्सीजन और कार्बन इन पर डिपेंड करते हैं जितनी भी मैथमेटिक एक्टिविटी है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब, तो इन वाले फैक्टर्स पे ग्रोथ और डिफरेंशिएशन डिपेंड करती है। तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रोथ उनकी रेगुलेट होती है, ठीक है। पीजीआर दो ब्रॉडली डिवाइडेड कर दिया गया है। पहला सेल डिवीजन और सेल एनलार्जिंग के बेसिस पे, जैसे कि पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न कैसे फॉर्म्ड होगा, टॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब फर्स्ट ग्रुप में डिवाइड कर दिया है पीजीआर के। दीज आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इन्हें क्या बोला, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे कि ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स और साइटोसिन्स, तीन पॉइंट्स है, ये क्या है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ठीक है। पीजीआर ऑफ द अदर ग्रुप, सेकंड ग्रुप क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन प्लांट रेस्पॉन्सेज टू वाउंड्स स्ट्रेस। जैसे कि कोई प्लांट्स में डैमेज हो गया, कोई सेल डैमेज हो गया है, या फिर किसी फंक्शन में, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई दिक्कत है, तो उसमें ये उसको कवर करता है, ठीक है। और बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन, या बायोटिक CO2 से रिलेटेड और O2 से, जो ओरिजिन से रिलेटेड है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसको ठीक करता है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज में, जैसे कि डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है, जब किसी करंट प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, डॉर्मेंसी, और एविशन उस ग्रोथ को बोलते हैं, ठीक है। तो जो पीजीआर एबेसियस बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जो पीजीआर एबेसिक एसिड है इस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी सेकंड ग्रुप से। जो क्या करते हैं, सेकंड ग्रुप क्या है, रिस्पॉन्सेज टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ प्लांट्स ऑफ एबायोटिक और बायोटिक ओरिजिन। द गैसियस पीजीआर, गैसियस पीजीआर जैसे O2 और CO2, तो गैस वाले जो पीजीआर है जैसे इथाइलिन would fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activities। either ग्रुप में तो फिट, ये एंजाइमी भी वर्क करती है, हमें पता है एंजाइमी भी पढ़ते हैं आने। तो ये क्या क्या करती है, ये इनिबिटर है ग्रोथ एक्टिविटीज, जितनी भी ग्रोथ एक्टिविटीज होती है वो इनिबिट करती है। कौन, हमारा इथाइलिन। तो दिस इज अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, दो कैसे ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया। ओके, दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोपैरिडिज्म। फोटोपैरिडिज्म क्या होता है, फोटोपैरियोडिज्म। सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर, कुछ प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, लाइट का एक्सपोजर। मतलब लाइट तो सभी प्लांट को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स को एक्सपोज ऑफ लाइट चाहिए होता है टू पीरियड एक्सटीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, व्हाइल अदर मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन। लाइट तो सबको ही चाहिए होती है, लेकिन ड्यूरेशन का अंतर होता है। कुछ प्लांट्स में जो ड्यूरेशन होती है वो सिर्फ लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स में एक्स्ट्रा ड्यूरेशन चाहिए होती है लाइट की, जिससे वो परफॉर्म कर सके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फॉलोइंग इनिशिएटेड देम। आगे देखते हैं, तो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग डे, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत होती है एक्सपोजर के लिए, वो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। व्हाइल द लेटर वंस टर्म्ड एज शॉर्ट डे प्लांट्स, और जिन्हें कम लाइट की नीड होती है वो क्या कहलाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। जो क्रिटिकल ड्यूरेशन होते हैं जिसमें ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए होती है, लाइट की ज्यादा एक्सपोजरनेस चाहिए होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के लिए। जैसे जैसे प्लांट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, कोई प्लांट्स ज़्यादा क्रिटिकल ड्यूरेशन चाहिए होती है, किसी में कम चाहिए होती है लाइट एक्सपोजर। तो वो प्लांट्स पे निर्भर करता है कि प्लांट किस टाइप का। दे आर वेरी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्रिटिकल ड्यूरेशन भी होती है। हाउएवर देयर इज नो सच कॉर्लेशन, कुछ प्लांट जिसमें ना ज़्यादा लाइट की एक्सपोजर होती है, मतलब इमीडिएट अमाउंट में चाहिए होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, लाइट ड्यूरेशन। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड डे न्यूट्रल। इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रल प्लांट्स बोलते हैं। ना तो ज्यादा चाहिए होती है ना कम, न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, तो व्हाट दे आर कॉल्ड डे न्यूट्रल। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट हैंस, इसीलिए कैन बी सेड, कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली इन कॉम्बिनेशन, सिर्फ लाइट के कॉम्बिनेशन पे ही डिपेंड नहीं रहते कि लाइट में या फिर डार्क में, उस कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं रहते, बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पे भी कि कौन सी ड्यूरेशन, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या फिर न्यूट्रल ड्यूरेशन, इस पे भी डिपेंड होता है। इसलिए रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स पीरियड को डे एंड नाइट क्या बोलते हैं, फोटो पेरिडोलिज्म। क्या बोलते हैं, फोटो पेरियोडिज्म। दिस इज अबाउट द फोटो पेरियोडिज्म टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो फ्लावरिंग होती है वो तो दो तरीके पे डिपेंड होती है, तो क्वांटिटिवली कितनी क्वांटिटीज में फ्लावर आने की, क्वालिटिवली की कैसी क्वालिटी है, तो इस पर डिपेंड करती है किसी भी फ्लावर की फ्लावरिंग। ठीक है। डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे एक्सपोज कर पाते हैं फ्लावर्स, जो क्वांटिटी पे क्वालिटी डिपेंड होता है लो टेम्परेचर पे। ओके, द फिनोमेना और इस टर्म है वर्नलाइजेशन, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन की जो फ्लावर्स की फ्लावरिंग है वो क्वांटिटिवली और क्वालिटिवली डिपेंड है और किस पे? लो टेम्परेचर पे। तो इस दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। इट प्रिवेंट प्रोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। ये क्या प्रिवेंट करता है? वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स प्रोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का in the growing season, that enables like plant to have sufficient time to reach maturity. growing season सब अपने अपने seasons पे grow करते हैं plants, कुछ winters में grow करते हैं, कुछ summers में grow करते हैं। Vernalization refers करता है especially to the promotion of flower by period of low temperature। उन flowers का promotion जो उन पीरियड पे किस टेम्परेचर के दौरान फ्लावर्स होती है? लो टेम्परेचर के दौरान। ठीक है, जिस टाइम पे टेम्परेचर लो यानी कि विंटर टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में जो फ्लावर ग्रो करते हैं मिनरलाइजेशन वहाँ ज़्यादा इफेक्ट करता है। सब इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स में तो कुछ इंपॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे कि हमारा wheat, barley, rye have two kinds of variety, winter और spring variety। कैसी varieties होती है इनमें? या तो winter या spring, दो kinds of variety रहती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वर्नलाइजेशन। बेनियल्स क्या होते हैं? बेनियल्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कौन कौन से बीज उगते हैं? शुगर बीट, कैबेजेस और कैरेट्स, ये हमारे बेनियल्स कहलाते हैं, या मोनोकार्पिक प्लांट्स भी कह सकते हैं। ये नॉर्मली फ्लेवर एंड डाई इन द सेकंड सीजन, पहले सीजन में ग्रो करते हैं, सेकंड सीजन में डाई हो जाते हैं। ठीक है। कौन से? शुगर बीट, कैबेजेस और कैरेट, ये सब होता है कॉमन बेनियल्स है, कुछ कॉमन बेनियल्स है। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ अ बेनियल प्लांट, जब ये ग्रो करते हैं तो कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडे विंटर में, मतलब विंटर सीजन में, स्टिमुलेट अ सब्सिक्वेंट फोटो पीरियड फ्लावरिंग रिस्पांस। फ्लावरिंग रिस्पांस इनका फ्लावर आता है कौन से पीरियड में आता है? विंटर टाइम के, विंटर सीजन में आता है। ये कौन से प्लांट्स कहलाते हैं? बेनियल्स। कौन कौन से? शुगर बीट, कैबेजेस और कैरेट। तो दिस इज अबाउट वर्नलाइजेशन। ओके। Now the last topic of this chapter is seed dormancy। seed dormancy क्या होता है कि वो conditions रहती है जब जितनी भी external conditions होती है प्लांट की ग्रोथ को लेके, जैसे कि सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन, जितनी भी कंडीशंस होती है H2O ये प्रॉपर मात्रा में मिल रही है प्लांट्स को, लेकिन उसके बाद भी सीड डॉर्मेंसी दिखाई दे रही है, यानी कि जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्टर्न हो जा रही है, रुक जा रही है। तो वो और क्या रीजंस होते हैं डॉर्मेंसी के, वो हम देखते हैं। ओके। There are certain seeds which fail to germinate even when external conditions are favorable। जब बाहरी कंडीशन फेवरेबल होती है वो फेल हो जाते हैं जर्मिनेट करने में, उस कंडीशन को सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। अब इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो देखो। सर, सीड आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट आर एंडोजीनियस कंट्रोल कंडीशन विद इन द सीड इटसेल्फ। सीड की कुछ अंदर की मेटाबॉलिकल रिएक्शंस, उनमें कुछ दिक्कत आने की वजह से सीड डॉर्मेंसी हो जाती है। हम देखें कि भाई धूप वगैरह भी ठीक से मिल रही है, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो वो आप उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इम्परमीएबल और हार्ड सीड कोड, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर जैसे कि एसिटिक एसिड, फेनोइटिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये जो जितने भी एसिड है, आर इमेच्योर एम्ब्रायोज आर सम ऑफ द रीजन। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से सीड डॉर्मेंसी होती है। कौन से रीजन? एसिटिक एसिड्स बनना प्लांट्स के अंदर, फिनोलिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड जब ये हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं प्लांट, तो सीड डॉर्मेंसी हो जाती है। दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम। अब इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? नेचुरल मीन्स से। अब वो नेचुरल मीन्स क्या है? मैन मेड है। मैन मेड मेथड्स जैसे कि सीड कोड बैरियर्स लगाना इन सम सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन यूजिंग नाइफ, सैंड पेपर एक्सेट्रा। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जितने भी प्लांट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह, मतलब प्लांट्स में सीड डॉर्मेंसी हो जाती है किसी इन कारणों की वजह से, इन एसिड्स के होने की वजह से, तो सीड बैरियर लगाया जाता है। किसका यूज़ करके? नाइफ और सैंड पेपर का यूज़ करके सीड को कवर कर दिया जाता है, बिकॉज जिससे सीड अच्छे से ग्रो कर पाए बिना किसी इन्फेक्शन के। ठीक है। तो इस कंडीशन में खाद वगैरह जो बनाई जाती है वो भी सीड्स के अंदर प्लांट्स में गिरी जाती है, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। राख जो होती है, मतलब लकड़ियाँ वगैरह जब जला देते हैं तो जो उनकी राख बचती है वो भी प्लांट्स में गिरी जाती है, जिससे जो उनकी डॉर्मेंसी लेवल है वो ब्रेक हो जाए और वापस से सीड अच्छे से ग्रो करने लगे। तो ये कुछ मैनमेड्स एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं।
सेकंड, चेंजिंग द एनवायरनमेंट कंडीशन, जैसे कि लाइट टेम्परेचर, कई बार ज़्यादा लाइट या ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी प्लांट सूख जाते हैं, कई बार ज़्यादा पानी की वजह से, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। यही सब मेथड्स है जिससे सीड डोरमेंसी से हम ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द सीड डोरमेंसी एंड नाउ दिस चैप्टर 15 इज कंप्लीट। जितने भी हमने प्लांट्स रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड मेजर्स और टॉपिक्स हैं और कैसे डोरमेंसी पीरियड से ओवरकम किया जा सकता है, ऑल दिस हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप यू गेट अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड इफ यू हैव any doubt still, you can please inform me in the comment box, or thank you.